हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम जो है इस चैप्टर का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का लास्ट लेक्चर देखेंगे। लास्ट लेक्चर में हमारा पार्ट 4 जो सॉल्यूशन अनसॉल्व सॉल्यूशन मैं अभी करा रहा हूँ, तो 3 पार्ट इसके हो गए हैं। लास्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं, तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आज हम देखेंगे। ओके, तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। बुक हो तो बुक ओपन कर लीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन को यहाँ बोलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 4.24 आज के दिन का। ठीक है ना, 4.23 तक हो चुका है। तो अब देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो दिया हुआ है बी की वैल्यू वो हम लिख लेते हैं। दिया हुआ है 3000 जी, मतलब गॉस। ठीक है, इसको अगर हम टेस्ला में करेंगे तो 3000 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है ना, 1 गॉस जो होता है वो 10⁻⁻4 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, गॉस की जगह पे टेस्ला कर दिया। ठीक है, एमके सिस्टम में। अब ऐसा ही यूनिट है ये एक्चुअली में, तो हम वो ले लेंगे। और साथ में ये जो बोला है बी जो है वो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है। पॉजिटिव जेड मतलब के डायरेक्शन में है। ठीक है, यहाँ लिख दे रहा हूँ पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि बी की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है। रेक्टेंगुलर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 12 एम्पियर। अब देखिए, डिफरेंट डिफरेंट इसमें फिगर बनाया है। सबसे पहला फिगर जो है ए पार्ट है, मैं बना देता हूं। ठीक है, इसको एक्स बोला है, इसको वाई डायरेक्शन बोला है, और इसको जेड बोला गया है। पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में बी है, तो यहाँ पे ऐसे एरो बना के बी लिख दिया गया है। यहाँ पे क्या है, आपका रेक्टेंगुलर लूप है, वो ऐसे है। ठीक है, अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है। ठीक है, और ये आई एम्पियर है। ठीक है, अब इस आई की जो वैल्यू है वो दी हुई है 12 एम्पियर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, और ये जो साइड्स दिए हुए हैं इसको हम आई एम्पियर फ्लो हो रहा है। ये जो साइड है वो 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। ठीक है, रेक्टेंगुलर है तो ये साइड बराबर होगी, ये साइड बराबर होगी, ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब ये पहला फिगर है, मैं वन बाई वन, ठीक है ना, 6 फिगर तो टोटल ऐसे बनाए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है ना, क्या करना है उसमें, इसमें जो प्लेन है ना वो बार बार क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, अभी क्या है, वाई जेड प्लेन में है ये। ठीक है, तो इसका रोटेशन क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है इस जो आपका ये लूप है ना उसका, बस। और हर डिफरेंट केस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस। क्वेश्चन में है व्हाट इज द, ये कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस। तो पहला क्वेश्चन हम करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को पहले करेंगे, फोर्स ऑन ईच केस। ठीक है, ये इसमें पहला क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ है, और क्या पूछा है, विच केस करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, विच केस, देखिए ये सब क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप सीख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लगा देंगे आराम से। करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, चल नहीं रहा है, तो ये ले लेते हैं इक्विलिब्रियम। ठीक है, कौन सा केस स्टेबल इक्विलिब्रियम को होगा और कौन सा और किस केस में, एंड फोर्स ऑन ईच केस आपको निकालना है। और साथ में कुछ और भी पूछा था, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द लूप इन डिफरेंट केसेस। और सबसे पहला क्वेश्चन तो टॉर्क ही पूछा था। टॉर्क इन ईच केस। ठीक है, तो ये दूसरा
और ये तीसरा। बस। तो हमको क्या करना है इस केस में, इस केस में टॉर्क निकालना है, फिर फोर्स निकालना है। सपोज दैट टॉर्क अगर जीरो आ जाए, ठीक है, तो अगर टॉर्क जीरो हो गया तो डेफिनेटली फोर्स तो मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टॉर्क हम निकाल लेंगे। टॉर्क अगर नहीं मिला या टॉर्क मिला भी तो देखो, एक तो होता है कि फोर्स ऑन ईच केस निकाल लो। टॉर्क में क्या होता है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं तो उससे टॉर्क जनरेट होता है। अब टॉर्क ही अगर नहीं है तो फोर्स लगने का ही नहीं है। चलो फोर्स भी निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन, टॉर्क क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस बी, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हमको ये पता है, देखो ये दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शनल कंपोनेंट है। अब इनको अगर हम तोड़ते हैं तो एम बी साइन थीटा होता है, ठीक है। डायरेक्शन कंपोनेंट एन कैप लगा सकते हैं इसमें। जो थीटा है वो किसके बीच का है, बिटवीन, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी के बीच का है। अब अगर ये थीटा अगर जीरो हो जाए तो टॉर्क जीरो हो जाएगा, थीटा अगर 90 हो जाए तो टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि थीटा, व्हेन थीटा 0 डिग्री देन टॉर्क बिकम्स 0, थीटा 90 डिग्री देन टॉर्क, ठीक है ना, मैक्सिमम, और ये मिनिमम, ऐसे समझो। अब ये चीज मैं क्यों लिख रहा हूं, देखो टॉर्क निकालने के लिए सबसे पहले हमको, पहला क्वांटिटी मैग्नेटिक मोमेंट है, दूसरा क्वांटिटी बी है। पहला क्वांटिटी मैग्नेटिक मोमेंट कैसे पता चलेगा, उसका डायरेक्शन देखो। क्वांटिटी क्या होगी वो तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट है बी के बीच। ये जो लूप है उसमें आप देखिए ये वाई जेड प्लेन में है। अगर हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन कैसे निकाला जाता है, अगर कोई एक कॉइल है, अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो इस कॉइल, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, राइट हैंड को लेते हैं, करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं हाथ को, राइट हैंड, सिर्फ राइट हैंड करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं, तो जो थंब होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस वाले केस में कर्ल करेंगे, क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। तो राइट हैंड लीजिए, ऐसे कर्ल किया तो ईच एंड एवरी केस में थंब क्या है, बाहर की तरफ, यानी इन फर्स्ट केस, ठीक है ना, इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह, मैग्नेटिक मूवमेंट इसकी वजह से ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट, ये क्या है, बाहर की तरफ, यानी यहाँ पे डॉट, और बी का डायरेक्शन क्या है, ठीक है ना, पॉजिटिव जेड। तो देखो ये इधर की तरफ है बी, और मैग्नेटिक मूवमेंट इधर की तरफ। तो कोई चीज ऐसे है, एक चीज, और एक चीज ऐसे है बाहर की तरफ, तो बीच में एंगल कितने का बना है, 90। जो ऐसे है उसको हम अगर ऐसे बना दें, ठीक है, बाहर की तरफ मतलब, ठीक है, ये अगर एक्स है तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे समझो, मैग्नेटिक मूवमेंट एक्स है। जब ये वाई जेड प्लेन में है तो वाई जेड के परपेंडिकुलर कौन आएगा, एक्स आएगा, या तो माइनस एक्स आएगा अंदर की तरफ। तो ठीक है, आउट ऑफ द प्लेन मतलब, आउट ऑफ द प्लेन यहाँ पे एक्स को दिखाया गया, ऐसे दिखाया गया, एक्चुअली में वो ऐसे है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव एक्स, एक्स डायरेक्शन लिख दो, या डॉट लगा के आउट ऑफ द प्लेन यहाँ से दिख रहा है आपको। तो अब ये दिख रहा है कि दोनों के बीच में एंगल कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक मूवमेंट और, सॉरी, हाँ ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट और उसके बीच का एंगल कितने का है, इतने 90 डिग्री। तो हम टॉर्क लगा देंगे यहाँ पे, टॉर्क आ जाएगा हमारा एम बी साइन 90। तो क्या हो जाएगा, एम इंटू बी साइन 90 की वैल्यू 1। अब एम को क्या लिख देंगे, आई इंटू ए, ठीक है। आई इंटू ए होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, और इंटू बी। चलिए आई की वैल्यू 12 एम्पियर दी हुई है, एरिया आपको दिया हुआ है 5 इंटू 10 का, ये रेक्टेंगल है तो 5 इंटू, दोनों सेंटीमीटर में है तो दोनों को मीटर में करेंगे, तो एक के लिए 10 की पावर -2, दूसरे के लिए 10 की पावर -2, तो टोटल 10 की पावर -4। और बी की वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 3000 इंटू 10 की पावर -4, ठीक है ना, टेस्ला। अब सब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा,
ये हो जाएगा 12 5 60 और 63 180 और ये 3 जीरो और ये 10 की पावर -4 10 की पावर। चलिए 12 इंटू 5 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, इस 10 को इसके साथ ले लीजिए, ये 3 जीरो और ये 1 जीरो मिल गया, 10 की पावर 4 कर दीजिए और इंटू 3 इंटू 10 की पावर 4 करिए, ये 10 की पावर -4 10 की पावर -4 10 की पावर -8 कर दीजिए। अब 12 पचे 60 दिए 180 बोले, ये 10 की पावर 4 इसके साथ अब होगा, 10 की पावर -4 बचेगा और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 को नीचे ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10,000 के आसपास। 10,000 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ देखो 180 बटे नीचे 10,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 10 की पावर -4 है तो नीचे जाके 10 की पावर +4 मतलब 4 जीरो भाग देंगे। देखो ये जीरो से जीरो खत्म कर लो, चाहो तो ये क्या है, ये जीरो से मान लो ये जीरो खत्म, 3 जीरो बचा। अब 10 भाग देने के बाद रूल यही होता है कि अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1000 है, इसका मतलब जिसमें डिवाइड कर रहे हैं उसके बाद दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 2 ही, यहाँ देखो 2 ही अंक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, 18 बटे कितना आ रहा है 1000, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 0.018 न्यूटन। करेक्ट है, डिवाइड करके देख लेना, ना डिवाइड आए तो यहाँ पे आप डिवाइड भी सीख लो, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ नहीं जाएगा भाग, अब जीरो बढ़ाओ, यहाँ पे रूल यही होता है, पॉइंट लगाया जीरो बढ़ाया नहीं गया, फिर जीरो बढ़ाया एक जीरो और बढ़ाओ, कितनी बार गया 1 टाइम्स 1000, कितना बचा 800, फिर एक जीरो बढ़ाओ 8 बार। ठीक है ना, अब इतना कुछ नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कि नहीं आ रहा है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, तो 0.018 इतना न्यूटन हो गया, न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये टॉर्क हो गया। अब ये टॉर्क जो हो गया वो तो आपको बोला था पहला क्वेश्चन, इसमें दूसरा क्वेश्चन बोला व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच केस। अब देखिए फोर्स कैसे निकालेंगे, फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा आई एल क्रॉस बी। ठीक है, क्यों हम ये फॉर्मूला लिखें, क्योंकि इसमें आई की बात कर रहा है किसी, ठीक है ना, किसी की करस्पॉन्डिंग वो फ्लो हो रहा है तो वो एल हो गया, और बी है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये काम हो रहा है, तो आई एल क्रॉस बी करेंगे। तो देखो ईच एंड एवरी लूप लेंथ पे आप क्या करो फोर्स निकालो। तो सबसे पहले मान लो इस पे निकालते हैं, तो जो लोग बी के डायरेक्शन में, जैसे मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो बी के डायरेक्शन में है, बी इधर है और इसमें इस वाले लूप में ये अपोजिट है, तो हमको अगर इस फॉर्मूले पे जाएं तो क्या हो जाएगा आई एल बी और क्रॉस है तो साइन थीटा आएगा, यानी कि जिसमें करंट फ्लो हो रहा है उसके बीच, यानी आई डी एल और बी के बीच में एंगल अगर थीटा अगर जीरो है तो एफ जीरो, थीटा अगर 180 है तो एफ तब भी जीरो, क्यों, क्योंकि साइन जीरो जीरो होता है, साइन 180 भी जीरो होता है। ठीक है, तो ये बात दिमाग में रखने का। अब उसके बाद से इस वाले लूप पे देखिएगा, इस पे ये इधर ही है और बी भी उधर ही है, एंगल कितने का थीटा 0 डिग्री, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए देखिए ये करंट इधर फ्लो हो रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड उधर है, यहाँ पे थीटा 180 डिग्री। ठीक है, इतना 180 डिग्री। अब इस वाले लूप में देखिए इसमें करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो हमको हाथ राइट हैंड वाला ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आराम से जो हाथ एडजस्ट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करिए और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है तो ऊपर घुमाइए, घुमाएंगे तो ये अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, ऐसे करिए, ऐसे करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है जेड डायरेक्शन में तो अंगूठा उधर अंदर, तो इस वाले पे जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, इस फार्मूले के हिसाब से अंदर की तरफ, मतलब क्रॉस, और जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इस पे लगेगा, क्योंकि लेंथ वाइज ये सेम है, करंट सब सेम फ्लो हो रहा है। अब इसमें देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, करंट उधर जा रहा है, तो ऐसे करेंगे, ऐसे करना पड़ेगा, करंट इस वाले लूप में, ठीक, ऐसे ऐसे किया, ये फोर्स किधर आ रहा है, इधर इसमें आउटसाइड डॉट, यानी ये मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ पे जो और यहाँ पे, इसका आउट और इसका इन, यानी नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इसके और इसके में क्या है, ठीक है, इसको मान लीजिए F1, इसको F2,
इसी तरीके से इसको F3 और इस पे जो लग रहा है फोर्स उसको F1। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस, एक मैं समझा रहा हूँ डिटेल, अगले में एज इट इज ऐसे ही करना है। F1 इस वाले लूप पे F2, इस पे F3 मान लिया यहाँ पे, और इस पे F4 मान लिया। अब देखिए F4 और F2 तो जीरो है, F4 और F2 तो जीरो है, F3 कितना है? F3 जो भी है वो अंदर की तरफ है, और F1 जो है वो जो भी है वो बाहर की तरफ है, F1 और ये F3। अब यहाँ पे F1 प्लस F3, अब ब्रैकेट में लिखेंगे F1 जो है वो माइनस ऑफ F1 बराबर F2 है मैग्नीट्यूड वाइज, लेकिन डायरेक्शन वाइज क्या है? माइनस। एक का डायरेक्शन अगर अंदर है तो दूसरे का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? F1 की जगह पे माइनस F3 यहाँ लिख देंगे, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? जीरो। तो नेट फोर्स ऑन द लूप कितना आ जाएगा? जीरो। तो बात समझ में आया? तो फोर्स हो गया जीरो, टॉर्क हो गया मैक्सिमम इतना आ गया। टॉर्क के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सबसे पहले डायरेक्शन निकाल लेंगे एम और बी के बीच में, उससे डिसाइड करेंगे आ रहा भी है कि नहीं आ रहा है टॉर्क। अगर मान लो टॉर्क एंगल ही जीरो आ गया तो वैल्यू पुट करके क्या करेंगे? एंगल जीरो आ जाएगा, उस केस में क्या हो जाएगा? टॉर्क जीरो हो जाएगा, सीधे वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर एंगल 90 आ गया तो वैल्यू रख के निकाल लीजिए। अब विच केस द करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब लास्ट केस जो आता है फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, यहाँ देखिए, ठीक है, थर्ड केस फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या होना चाहिए? देखो, टॉर्क की वैल्यू जीरो हो जाए, क्या हो जाए? टॉर्क जो है वो जीरो हो जाए, और साथ में टॉर्क जीरो रहे, और जो मैग्नेटिक मोमेंट है एंड बी के बीच का एंगल, ठीक है ना, वो कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर एम और बी के बीच में थीटा जीरो है तो टॉर्क तो जीरो आएगा ही। इफ थीटा इज 180 एंड टॉर्क इज जीरो, मतलब अगर 180 है टॉर्क जीरो है, ठीक है, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम केस। देखिए होता क्या है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, मैं ये याद कर लो, लेकिन इसके पीछे रीजन है, देखो क्यों। अगर थीटा 180 है, ठीक, तो हम क्या करेंगे? दो चीज और होती है, एक तो टॉर्क जीरो होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल के लिए टॉर्क जीरो, और साथ में एम और बी के बीच में एंगल जीरो, ये स्टेबल के लिए है। और अगर मान लो टॉर्क जीरो है और एम और बी के बीच में एंगल कितना है? 180 है, ठीक है, एम और बी के बीच में 180 है अगर, तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो। क्यों? अब देखो, फॉर स्टेबल के लिए क्या होता है, सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम होगी। मान लीजिए आपकी एनर्जी मिनिमम है, तो आप कहीं मूवमेंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अगर आपकी एनर्जी ज़्यादा है, पॉजिटिव है, तो आप मूवमेंट कर पाएंगे। कोई भी चीज़ की एनर्जी पॉजिटिव है तो उसका मतलब मूवमेंट वो कर सकता है। तो हम क्या करेंगे? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डाइपोल, ठीक है ना, मैग्नेटिक डाइपोल, तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला होता है माइनस एम बी कॉस थीटा। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा होता है ना, उसी तरीके से फॉर मैग्नेट के केस में क्या होगा, ठीक है ना, जहां मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दिया रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? एम बी कॉस थीटा, ठीक है। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस एम, ठीक है, बी, और कॉस जीरो, तो माइनस एम बी, पोटेंशियल एनर्जी आ गई निगेटिव में। इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, तो माइनस एम बी इंटू -1 कितना आ गया? प्लस एम बी। यानी पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट यहाँ पे क्या है? निगेटिव, और यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, कब आ रही है? जब 180 डिग्री हो रहा है। किसके किसके बीच का एंगल? एम और बी के बीच का एंगल।
तो इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। पोटेंशियल किसी भी चीज़ की एनर्जी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी मतलब वो हरकत करेगा, ठीक है, वो मूवमेंट कर सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। लेकिन जब निगेटिव एनर्जी है तो इसका मतलब हम यही समझते हैं कि कोई चीज़ स्थायी रूप से बैठा होगा, उसके पास जब एनर्जी नहीं है तो मूवमेंट क्या करेगा। कहने का मतलब ये समझने के लिए, तो अगर सिस्टम की एनर्जी नेगेटिव है तो सिस्टम क्या है, स्टेबल है। पॉजिटिव है तो वो सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा था विच केस द करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखिएगा इस केस में टॉर्क जीरो नहीं है, तो टॉर्क तो कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो हमने क्या बोला, स्टेबल इक्विलिब्रियम की टॉर्क जीरो होना चाहिए, एम और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री होना चाहिए, साथ में सिस्टम की एनर्जी निगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो एम और बी के बीच में 90 डिग्री था, तो पहला ही केस हट गया, टॉर्क जीरो नहीं है। ठीक है, खत्म हो गया। एम और बी के बीच में एंगल जीरो ही नहीं है, तो ये खत्म हो गया। तो यहाँ पे ये चीज मैं अभी रब नहीं करूंगा। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। ठीक है, हम अगला केस देखते हैं। देखिएगा, इसीलिए इसको बताने में टाइम लगता है। ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसमें अच्छे से हो जानी चाहिए। दूसरा है बी वाला पार्ट, इसका बी कैसे बनाया है, सेम फिगर है, ये आपका जेड है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स है, और बी वैसे ही है, सेम फिगर। बस अब की बार, ठीक है ना, वाई जेड प्लेन में ही है, बस अब की बार लेंथ जो है वो वाई के करस्पॉन्डिंग हो गया है, और ये आई। ठीक है, सेम फिगर, बस इसमें क्या किया, थोड़ा टर्न कर दिया, ये आई करंट फ्लो हो रही है इसमें, और जो जो पूछा है वो सेम कुछ है। ठीक है, बी की वैल्यू भी फिक्स है, सब कुछ फिक्स है। अब फिर अगेन हमसे क्या पूछा है, जो जो पूछा है हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड वाले क्वेश्चन में निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरा ध्यान दीजिएगा। आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, आई की वैल्यू वही है, आई की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहाँ पे हमने आई की वैल्यू रखी थी 12 एम्पियर। ठीक है, वही वैल्यू है। तो अब हमको क्या पूछा, टॉर्क इन की। तो अब देखो टॉर्क हम क्या करेंगे, एम और बी के बीच का पहले एंगल देख लेते हैं। तो ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो हम ऐसे करेंगे, कर्ल किया तो ये इधर आ रहा है, तो एम का डायरेक्शन क्या हो गया, इस केस में किधर आया था, मान लो इस केस में जो भी आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है, तो एम क्या आ रहा है, ठीक है, डॉट लगा दिया, मतलब आउट ऑफ द प्लेन आ गया। और बी का बी उधर है, तो ये इधर है, वो उधर है। पिछले केस में भी वैसा ही हुआ था, 90 डिग्री, एम और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री। मैग्नेटिक मूवमेंट वही होगा, आई इंटू ए, आई इंटू ए, बी की जगह पे वही वैल्यू रख देंगे, और एंगल कितने का गया, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है वो टाउ का सेम आ गया, कुछ मिला। तो स्टेप इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं करेंगे, टाउ मिल गया आपको। दूसरा कि व्हाट इज द फोर्स, फोर्स देखिएगा, इस पे फोर्स F1 कैसा लगेगा, इसका डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो निकालेंगे तो इधर। हम यहाँ पे डायरेक्शन लिखते जा रहे हैं, इसका डायरेक्शन किधर है, बाहर, डॉट लगा दिया। ये उसी डायरेक्शन में जिधर बी है, तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स जीरो मान लीजिए, क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि करंट फ्लो का डायरेक्शन यानी आइडियल और बी एक ही डायरेक्शन में है, और फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर आई एल क्रॉस बी। इन दोनों के बीच का एंगल अगर जीरो हो गया तो फोर्स जीरो आ जाएगा, F3। इस पे देखिए ऐसे है करंट, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो अंदर की तरफ, तो जो फोर्स आ रहा है वो अंदर की तरफ क्रॉस कर दीजिए। और इस पे जो फोर्स आएगा F4 वो भी जीरो आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, थीटा 180 डिग्री, आइडियल इधर वो उधर, तो 180 डिग्री भी साइन 180 डिग्री जीरो, तो यानी कि F4 जीरो। तो F नेट कितना आ जाएगा, F3 प्लस F1, ये दोनों तो जीरो हो गया। अब ये इन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे F3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F1, तो ये क्या हो जाएगा, F3 को F3 देंगे, F1 को क्या लिख दो, माइनस F3 लिख दो, जीरो। तो फोर्स इस केस में भी जीरो आ गया। विच केस करस्पॉन्ड स्टेबल, तो ये क्या है, ये इक्विलिब्रियम का केस ही नहीं है। ठीक है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, टाउ, तो यहाँ पे आप लिखोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि इसमें
टॉर्क की वैल्यू जीरो नहीं है, एम और बी के बीच का एंगल जीरो नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बी हो गया, सी देखते हैं। सी के केस में क्या है, ये वही जेड, वाई वाई, और ये एक्स। अब की बार जो लूप है वो इस तरह से बना हुआ है। ठीक है, ओके। कोई नहीं, अब करंट कैसे फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज। ठीक है, बी इधर है, ये जेड है, ये वाई है। अब क्या करना है, ठीक है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। तो अब देखो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है ना, तो इसको ऐसे समझो, ये जेड है, ये एक्स है। तो अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ये जेड है और ये बाहर की तरफ एक्स है, तो हम ऐसे करेंगे तो ये किधर आएगा, माइनस वाई की तरफ। कौन, मैग्नेटिक मोमेंट। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा वो इधर आएगा, माइनस वाई डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, ये माइनस वाई का मतलब ये मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है, उधर आ गया, यानी कि एम जो हो गया वो इस डायरेक्शन में आ गया। ठीक है, अब बी किधर है, बी भी इस डायरेक्शन में है, जेड। ठीक है, और ये माइनस वाई, तो एंगल कितने का, 90 डिग्री। यानी कि अभी भी बी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में एंगल कितने का आ रहा है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री का आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में आपको टॉर्क क्या मिल जाएगा, वही एम बी साइन 90। तो यही मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, क्योंकि साइन 90 वैल्यू 1 हो जाएगी, एम वही है, मैं एम तो आई इंटू ए हो जाएगा, चेंज होगा नहीं। बी की वैल्यू वही फिक्स है, तो टाउ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.018 न्यूटन मीटर। ये तो फिक्स हो गया। अब इसके बाद से क्वेश्चन में क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच, तो फोर्स निकालोगे। अब देखो, जो ये वाला है एक्सिस है, और ये वाला, इसमें ये बी के डायरेक्शन में है, ये वाले, और ये वाला क्या, बी के एंटी अपोजिट। तो आपको बताना पड़ेगा, ये जो दो लूप है इसमें डायरेक्शन क्या है करंट का, अपोजिट टू बी, और इसमें अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ बी। यानी कि आइडियल इसमें और इसमें जो भी है वो एक बार पैरेलल में है बी के, एक बार नहीं है। तो इस केस में फोर्स जीरो, इस केस में फोर्स जीरो। अब ये वाला क्या है, ये वाला करंट उधर जा रहा है, उधर मतलब किधर जा रहा है, ये अगर एक्स है तो माइनस एक्स में जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आइडियल उधर मान लो अंदर की तरफ जा रहा है, माइनस एक्स मतलब अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अभी उधर की तरफ। तो फोर्स किस पे लगेगा, इस पे, इस वाले पे फोर्स अंदर की तरफ जा रहा है करंट, और बी किधर है, ऊपर की तरफ, तो फोर्स इधर की तरफ, इधर मतलब वाई की तरफ। तो इस पे जो लगेगा फोर्स वो इधर की तरफ लगेगा, एफ इधर की तरफ मतलब वाई की तरफ। और इस वाले पे देखो, ये ये करंट इधर आ रहा है, इधर मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ऐसे करेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और बी किधर है, ऊपर की तरफ, तो ये किधर जा रहा है, उधर की तरफ, उधर मतलब माइनस वाई। तो इस पे जो फोर्स आ रहा है वो इधर के, तो ये उधर, ये फोर्स इधर इस वाले पे। तो ये मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का ब्रेथ सेम है, तो मैग्नीट्यूड वाइज इस पे जो फोर्स लगेगा और इस पे फोर्स लगेगा, क्योंकि करंट कॉमन है और बी भी कॉमन है। तो आई इंटू ए इंटू बी में क्या क्या कॉमन हो गया, सॉरी, आई इंटू ए बी, आई एल बी। ठीक है, तो आई इंटू एल इंटू बी में एल और बी तो कॉमन हो गया, एफ बराबर क्या होता है, आई एल बी। ठीक है, तो लेंथ दोनों का सेम, बी सेम, और आई दोनों में सब में कॉमन हो रहा है, तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड बाई एफ सेम होगा। तो ये फोर्स और ये फोर्स यानी नेट फोर्स क्या हो गया, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों क्या है, सेम है और एक दूसरे के अपोजिट है, तो जोड़ेंगे तो नेट फोर्स क्या जाएगा लूप पे, जीरो। और ये दोनों पे तो फोर्स मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि इसमें बी का डायरेक्शन वही है, सॉरी बी उधर है और ये आइडियल इधर है, तो इसमें फोर्स, ये फोर्स का डायरेक्शन नहीं है, ये जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन।
बात समझ में आ गया? तो थर्ड केस में टॉर्क नहीं मिला, सॉरी टॉर्क मिला सेम मैग्नीट्यूड का, फोर्स नहीं मिला, फोर्स इस वाले लूप पे मिल रहा है, इस वाले लूप सॉरी इस वाले लूप पे जो बी के पैरेलल में और एक एंटी पैरेलल में, तो उस पर जीरो हो गया। इस पे जो मिल रहा है उसका डायरेक्शन इस वाले फोर्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो नेट जोड़ेंगे तो जीरो। जैसे पहले कराया सबसे पहला वाला वैसे ही इसको सोचना है। और इक्विलिब्रियम अगर पूछेगा तो इक्विलिब्रियम इसमें आएगी ही नहीं, इसमें इक्विलिब्रियम की बात हम करेंगे ही नहीं। ठीक है, तो सी वाला पार्ट भी खत्म हो गया। अब देखते हैं डी वाला पार्ट। देखिए डी वाले पार्ट में क्या किया है, एक बार बस अच्छे से समझने की जरूरत है, फिर उसके बाद से कोई दिक्कत ही नहीं आनी है। ये वाई है, ये जेड है, ये एक्स है, और यहाँ पे क्या किया है, अब की बार लूप ऐसे बना दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बना लेते हैं। इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, उल्टा अब इधर। ठीक है, और ये जो एंगल लिया है वो एक्स एक्सिस से वो 30 डिग्री लिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और वो बना देखें, गड़बड़ लग रहा है ना। चलिए देखते हैं, ये जेड, ये वाई, एक्स। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ठीक, अब करंट फ्लो करा देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, और ये कह रहा है कि ये थोड़ा सा 30 डिग्री इधर कर दिया है। ठीक है, 30 डिग्री, 30 डिग्री उधर से लिया है या इधर से लिया है, उधर से लिया है मान लीजिए इधर से लिया है। ठीक है, अंदर से है कि बाहर से क्लियर नहीं हो रहा। ठीक है, जो भी है मान लीजिए, हम समझा दे रहे हैं हम आपको। ठीक है ना, ये वाला है 30 डिग्री तो भी ठीक है, और ये वाला है तो भी ठीक है। तो क्या किया है, इस वाई एक्सिस से ये 30 डिग्री पे है, ये लूप को क्या किया है, ऐसे था ना पहले, अलॉन्ग द प्लेन था वाई जेड या एक्स जेड, अब की बार क्या किया है, प्लेन के बीच में कर दिया। ठीक है, जैसे एक्स और वाई है ना, अब इसमें क्या किया है, ऐसे नहीं होके ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट करके एंगल में शिफ्टिंग करें। मान लो ये 30 डिग्री पे इसको घुमा दिया, कुछ नहीं करना है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट देखो। लूप जैसे मान लो ये एक्स एक्सिस है, इसमें लूप ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो, लूप हमेशा क्या है, लूप के मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूप के परपेंडिकुलर है, ऐसे रखा हो, ऐसे रखा हो। ठीक है, तो मान लो जब भी हम लूप लूप लोगे, लूप ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, उधर की तरफ। मान लो ये कोई लूप है, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर करंट इधर फ्लो हो रही है, ठीक है, ऐसे मान लो, तो हम अगर वो निकालेंगे तो उधर आ जाएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, और लूप में करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो हम ऐसे करेंगे तो इधर आ जाएगा। तो ईच एंड एवरी केस में अगर लूप कैसे भी है, तो लूप लूप में जो करंट फ्लो होता है वो या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और हमेशा मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, लूप के परपेंडिकुलर। तो ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, मान लो इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, और ये लूप है किसी भी तरह से रखा हो, ठीक है, तो इस पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है तो वो इस डायरेक्शन में आएगा, अगर ऐसे रखा है तो भी मैग्नेटिक मूवमेंट इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आएगा। तो ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लूप ऐसे रखा हुआ है, तो इस पे जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है, तो इसका या तो मैग्नेटिक मूवमेंट इधर होगा या तो उधर होगा। इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऑलवेज यही होता है, किसी भी लूप में मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट उसके परपेंडिकुलर, तो इधर होगा, तो परपेंडिकुलर होगा, तो मान लो लूप ऐसे है, कैसे भी है ऐसे हो, तो हमेशा क्या आ रहा है, जो मैग्नेटिक मूवमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, बी के परपेंडिकुलर आ रही है। आप समझ पा रहे हो मेरी बात? मुझे लग रहा है समझ पा रहे हो। देखो फिर से समझाते हैं, जैसे ये है, ये मैग्नेटिक है, ये क्या है, मैग्नेटिक, जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक है,
ठीक है। अब लूप ऐसे रखा हुआ है, ये लूप ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, क्या ऐसे एंगल पे बना के रख लो, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, बी ऐसे रखा हुआ है तब भी बी आएगा इसके परपेंडिकुलर, जैसे भी रखा हो, ठीक है। तो हम कह रहे हैं मान लो ये कोई डंडा है ऐसे रखा हुआ है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे रख दो तो क्या इन दोनों के बीच में एंगल परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर है। और साथ में एक चीज और ध्यान दो, इस पे जो ये सरफेस है इस पे अगर कोई चीज लंबवत होगी तो क्या वो इसके लंबवत नहीं होगी, होगी, क्योंकि इसके लंबवत जो भी चीजें आएंगी अगर हम उसको आगे घसका दें, यहाँ पे ला दें, तो लंबवत आ रही है कि नहीं आ रही है। यानी कि अगर हम ये कहें इस पे मैग्नेटिक मोमेंट अगर इधर डायरेक्शन में है या उधर डायरेक्शन में है, तो वो बी के ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, होगा, चाहे वो ये जो कॉइल है ना वो रेक्टेंगुलर कॉइल, चाहे वो वाई जेड प्लेन में हो, वाई एक्स प्लेन में हो, या बिटवीन द प्लेन हो, उस पे मैग्नेटिक मोमेंट कॉइल के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और वो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो ऑलवेज बी के परपेंडिकुलर होगा। समझ पा रहे हो ना, ये एक एक्सिस फिक्स कर लो ऊपर की तरफ, और इस पे ये कॉइल लगा दो रेक्टेंगुलर, चाहे उसको कैसे भी रखो इसके, ठीक है, इसका तल इसके परपेंडिकुलर होगा, और इसके जो सरफेस है इस पे यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, और उधर से अगर मैग्नेटिक मोमेंट लो उधर हो, या तो उधर होगा मैग्नेटिक मोमेंट या उधर होगा, डिपेंडिंग ऑन द कॉइल में कैसा करंट, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस के, तो उसको अगर आगे प्रोसीड करके इससे इस एक्सिस से चपकाओ यहाँ पे, तो वो परपेंडिकुलर आएगा, यानी कि एम और बी ऑलवेज, ठीक है ना, एम परपेंडिकुलर टू बी ऑलवेज इन दिस केस, ठीक है। तो टॉर्क हमको क्या मिलेगा, वही मिलेगा एम बी साइन 90, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.018 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क आ गया, पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, समझ पाए, आपको यही समझाना है, ठीक है। फोर्स ऑन ईच केस, तो अब देखो फोर्स ईच केस में निकालना है, तो देखो इसमें भी इक्वल फोर्स जो है वो जीरो आ जाएगा, कैसे, जो ये लूप है और ये वाला लूप है वो क्या है, ये वाले लूप में करंट बी के डायरेक्शन में, ये वाले में अपोजिट डायरेक्शन में, इस पे और इस पे फोर्स जीरो हो जाएगा। इस वाले लूप पे जो फोर्स लगेगा वही इस वाले लूप पे लगेगा, क्योंकि ये दोनों का लेंथ, इसका लेंथ भी 5 है तो इसका भी 5 है, इसमें भी वही करंट फ्लो हो रही है, इसमें भी वही करंट फ्लो हो रही है, ठीक है ना। और आई एल बी होता है, बी की वैल्यू दोनों के लिए, इसके लिए भी सेम है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, उसकी डायरेक्शन उधर है, बी की डायरेक्शन उधर है, तो ऐसे करेंगे तो फोर्स इस साइड में लगेगा, और इसकी डायरेक्शन करंट की क्या है, इधर की तरफ है, तो उधर करेंगे, और बी ऊपर की तरफ है तो ऐसे करेंगे हम इधर, तो ये इधर लगेगा, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लग रहा है उधर, इस पे जो फोर्स लग रहा है इधर, तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स जीरो, ठीक है। तो आपको ऐसे ही एग्जाम अगर करना है तो इस पे आपको दिखाना पड़ेगा दिस, ठीक है ना, इसको मान लेना F1, इसको F2, इसको F3, इसको F4, लिखना F2 और F3, फोर्स इज इक्वल टू जीरो, बिकॉज, ठीक है ना, द एंगल बिटवीन बी एंड आइडियल इज 0 डिग्री एंड 180 डिग्री, फोर्स ऑन दिस एंड दिस इज, मान लो इसको हमने मान लिया F1, इसको F3, तो F1 में जो फोर्स है मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू F3 बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, L B एंड I आर सेम फॉर बोथ, बट अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू अपोजिट डायरेक्शन दिस मैग्नीट्यूड इज माइनस साइन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड, कैंसिल टोटल। तो इस तरीके से ए केस में हो गया। अब इस केस में आपसे पूछा है कि विच केस करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस नहीं आएगा, बात समझ आ रहा है ना। अच्छा, इसमें अगर ये पूछता होता कि जो टॉर्क आएगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, टॉर्क फॉर्मूला क्या होता है, एम क्रॉस बी, तो टॉर्क का डायरेक्शन क्या होगा, फर्स्ट वेक्टर क्या है एम, तो एम का डायरेक्शन क्या है, मान लो इधर, ठीक है, और बी ऊपर की तरफ, तो हम क्या करेंगे, मान लो एम का डायरेक्शन इधर आ गया, ये क्योंकि थीटा ऐसे 30 डिग्री पे है ना ऐसे, तो एम का डायरेक्शन इधर और ये इधर, तो जो भी आएगा वो उधर आएगा, यानी जो ये डायरेक्शन है ना इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, टॉर्क का डायरेक्शन आएगा, ठीक है। अब ये देखो, अगर ये मान लो 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ठीक है, और हमको निकालना है कि अब ये 30 डिग्री था कि ये 30 डिग्री था, मुझे पता नहीं है, जो भी हो, ठीक है। अब ये देखना है कि ये वाला जो वैल्यू है वो कितना डिग्री होगा, ये जो ये, ठीक है। तो अब इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ये विजुलाइज करना पड़ेगा, वो भी 90 डिग्री होगा, देखो ये 90 है, एक्चुअली में ये ऐसे ऊपर नहीं जा रहा है,
ये प्लेन है तो ये लाइन ऐसे जा रही है, तो इस एक्सिस के बीच इस एक्सिस के बीच 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री से साफ दिख रहा है और ये 30 डिग्री, तो 90 90 180 और 30 कितना हो जाएगा 210। अगर ये 30 है तो, और अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 60 और ये 90 और ये 90, ठीक है, 90 90 180 और प्लस 60 240 डिग्री, ठीक है ना। इस 240 डिग्री जो है वो अगर हमको एक्स से निकालना हो, एक्स से, इस हमेशा एंगल क्या देखा जाता है जिस चीज का, तो एक्स एक्सिस से देखा जाता है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये हमारा 30 है तो ये हमारा 60 है, तो 60 और 30 90, और ये अगर 30 है, कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है, छोड़ो जाने दो, ये नहीं पूछा इसमें। अगर पूछा होता तो आपको यहाँ से डायरेक्शन अपोजिट इस डायरेक्शन में आएगा, देखो क्यों, मैग्नेटिक मोमेंट उधर, तो उस डायरेक्शन में रखना है और बी की तरफ घुमाना है, ऐसे रखना पड़ेगा, और इधर तो वो अंगूठा उधर जा रहा है, अंगूठा जस्ट इस साइड के अपोजिट जाएगा, ठीक है। अगर ये 30 है तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, और अगर ये 30 है तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, ये 60 ये 90, सॉरी ये ही 30 था, जो भी है बुक में हमको साफ दिख नहीं रहा है, मान लो ये ही 30 है, तो अब हम कैलकुलेट कर ही लेते हैं, मान लो यही 30 है, ठीक है ना, ये वाला, तो ये कितना है 60 है, तो 30 के हिसाब से कैलकुलेट, 30 ये 90 ये 90, तो कितना आ गया 210, और एक्स एक्सिस से पूछा है तो इसमें भी 60 और जोड़ देना 270, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो रहा है एंगल में, ठीक है। मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन, अच्छा छोड़ो, फिर से देखता हूँ पिक्चर में जो है ना, 60 डिग्री एरो तो बनाया है, इसके इसके बीच में 30 डिग्री बनाया है, ठीक है, ये 30 डिग्री, तो अगर हम देखें तो इस लूप के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट इधर और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो ये इधर और वो उधर, तो इसका डायरेक्शन उधर ही आ रहा है, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर ही आ रहा है, और इसको हम, चलिए इसको हटाइए, यहाँ पे वो नहीं पूछा है एंगल कितना है या क्या नहीं है, लेकिन हमको एंगल अगर निकालना होगा तो हम सोचेंगे कैसे, ठीक है, थोड़ा सा ये लाइन, ये अगर 30 डिग्री है इसके जस्ट अपोजिट बनाएंगे तो ये 90 डिग्री मेक करेगा, नहीं करेगा, 90 डिग्री मेक नहीं करेगा, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा। ये लूप के, ये लूप है मान लो, इस लूप के इधर क्या है एम, ठीक है, और ये बी है, ठीक, और हमारा जो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, किसके, एम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है, एम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑलवेज होगा। अगर ये है, ये है, ये एम है, ये बी है, कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है वो, इसमें ना बनाइए ऐसे, ठीक है, तो चलिए हटाइए इसको, ओके। हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा था, हमसे पूछा था कि टॉर्क क्या होगा, या कौन सा केस जो है वो इक्विलिब्रियम होगा, एंगल निकालना है इसमें, ठीक है ना, एंगल ही निकालना है और कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है, ये 30 है कि ये 30 है, ठीक है, उसके हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ें नहीं पूछी हुई हैं, ठीक है। एंगल डायरेक्शन निकालने का कोई ऐसा कोई लोचा नहीं है, इसमें क्या करना है, बी के एम के डायरेक्शन में रखना है, बी की तरफ घुमाना है, तो ये उधर ही जा रहा है, ठीक है, अब ये उधर जा रहा है, थोड़ा सा एंगल उसमें जो है, अगर ये 30 है तो उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, तो इस 30 ये 90 और ये 90, 90 होगा कि नहीं, क्योंकि देखो ये जो 30 है ना वो ऐसे है एक्सिस पे, और उसके पीछे अगर हम लाइन खींचेंगे, एक्चुअली
एक प्लेन पेपर लेंगे तो समझ में आएगा। प्लेन पेपर है, ये अगर क्या है, ठीक है, ये 30 है, इसके पीछे ये लाइन खींच रहे हैं, तो ये देखो अब इस पे समझ में आ रहा है, ये 30 नहीं है, ये 90, तो ये 60 बन रहा है, ठीक है, ये ठीक है, ये 90, हाँ ये 60 बन रहा है, ये 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है, जब हाथ पे कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ये 30, ये 90, ये 60। और अगर हमको पूरा यहाँ एक्स एक्सिस से एंगल देखना हो तो ये 60, 60, 30 और 90, 60, 60, 30 और 90, कितना आ जा रहा है भाई, 120 और 30, 150, और ये 240 डिग्री, 240 डिग्री टाउ का डायरेक्शन होगा। अभी देखिए जब मैंने हाथ पे बनाया, ठीक है, तो ऐसे ही था ना, एक चीज ये जेड एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये 30 डिग्री पे था, ठीक है, तो ये एंगल 30 दिया हुआ है हमको, अगर ये वाला एंगल ऐसे देखिए, हाथ भी गंदा हो रहा है, ठीक है, ये 30 डिग्री, ठीक है, तो अगर हम ये कह रहे हैं कि मैग्नेटिक टाउ टॉर्क की डायरेक्शन किधर आ रही है, जस्ट इस वाले लाइन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो अगर देखिएगा अब हाथ पे बना रहे हैं तो समझ में आ रहा है, ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये लाइन स्ट्रेट खींचेंगे तो स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है, तो ये 90, ये 30, तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया। अब हमको इस एक्स एक्सिस से देखना है कि टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ है, तो इस एक्स एक्सिस से देखेंगे तो इसे घुमा देंगे, ऐसे है ना, और एक ऐसे है, तो ये पूरा एंगल कितना बन रहा है, ठीक है, ये एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक ऐसे है, ये 30 है, ये 90 है, ये ठीक है, और ये कितना बचा, 60 है, जोड़ दीजिए सारा, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्या हो रहा था इस पे, कॉम्प्लेक्स नहीं होता है जब हम इमेजिनेशन को कुछ ऐसे चीज पे सेटअप कर लेते हैं जिस पे आसानी से देखा जा सकता है। तो देखो हाथ पे आसानी से मैंने बना के देखा था, ऐसे बनाया तो समझ में आ रहा था कि ये स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री। चलिए ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब इसमें ई देखते हैं। मेरा टारगेट है कि इसको एकदम अच्छे से समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन को आप जवाब तुरंत दे लोगे, ठीक है। तीनों चीजें आपको समझ में आ गई, तो इस चौथे पार्ट में भी आपका इक्विलिब्रियम किस नहीं आया, टॉर्क मिल रहा है। पांचवे में देखते हैं, जल्द से जल्द देखते हैं। अब इसमें लूप ऐसे है यहाँ पे, ठीक है, करंट का डायरेक्शन ऐसा मत सोचिए कि हम जिस चीज को बोल रहे हैं कि छोड़ो जाने दो वो नहीं आता है मुझे, ठीक है ना, वो सब आ रहा है समझ में, थोड़ा टाइम लगने की वजह से कभी कभी कहना पड़ जाता है छोड़ो हटाओ या जो भी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली वो हो ही गया। ये आई हो गया, ठीक है। अब एक मिनट, देखिएगा थोड़ा सा लाइट जाने की वजह से रुकना पड़ा मुझे। ये क्या है, ये क्वेश्चन है, और मैं क्या कर रहा हूँ, ई और डी, ठीक है ना, एफ, उसको भी मैं बना देता हूँ। ये क्या है आपका, ये वाई, ये जेड, ये एक्स भी इस डायरेक्शन में है, ठीक है। दोनों को एक साथ देख लेते हैं क्योंकि अब आप समझ चुके हैं वाई और ये एक्स, ठीक है, और इसमें जो है वो सेम तरीके से बस डायरेक्शन और जो है करंट वो चेंज कर दिया है, ठीक है। तो देखिए इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है और इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालोगे तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज, ऐसे मतलब समझ लो एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक मूवमेंट नीचे आएगा, इधर आएगा एंड नीचे की तरफ, और ठीक है, ये एक्स और वाई प्लेन, ठीक है। तो एक्स एक्स ये है ऐसे समझिए, और ये वाई है, तो इसके लिए अगर इस प्लेन में कोई भी चीज़ है, अगर मान लो ऐसे रोटेट कर रहा है तो ऊपर, या तो फिर ऐसे रोटेट कर रहा है कोई चीज़, हम कह रहे हैं ये एक्स है ये वाई है, तो इस प्लेन में अगर जो भी चीज़ होगी वो ऐसे होगी, तो अगर इसमें करंट ऐसे रोटेट कर रहा होगा तो नीचे आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, और ऐसे रोटेट कर रहा होगा करंट इस प्लेन में तो ऊपर आएगा। तो इसमें करंट ऐसे रोटेट कर रहा है, तो अगर हम ऐसे घुमाएंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इसमें
ऊपर की तरफ, बी ऊपर की तरफ, तो एम और बी के बीच में यहाँ पे एंगल कितने का बन रहा है? पैरेलल टू बी। देखो एम भी ऊपर बी भी ऊपर, तो थीटा 0 डिग्री। यहाँ पे एम नीचे और बी ऊपर, तो एम एंड बी एंटी पैरेलल। ठीक है, तो थीटा कितना हो गया? 180। तो इस केस में टॉर्क 0, इस केस में टॉर्क 0। ठीक है, अब इस केस में दूसरा चीज, यहाँ पे क्या है? थीटा 180 और यहाँ थीटा क्या है? 0। तो ये क्या है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एक और चीज, यू पी, सॉरी पी बोल रहे हैं, एम माइनस एम बी कॉस 0, और यहाँ पे यू क्या आ जाएगा? माइनस एम बी कॉस 180। कितना आ जाएगा? 180। कॉस 180 कितना होता है उसके हिसाब से? -1। तो यहाँ पे -1, ये माइनस मिल के प्लस हो गया। ये पॉजिटिव एनर्जी क्या बताता है? ये अनस्टेबल को बताएगा पॉजिटिव। क्या आ जाएगा? माइनस एम बी इंटू -1। ठीक है, कितना हो जाएगा? एम बी। ये हो जाएगा पॉजिटिव, मतलब अनस्टेबल। ये इसका डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिख दिया। और ये कितना हो गया? माइनस एम बी इंटू 1, माइनस एम बी निगेटिव, मतलब स्टेबल। ठीक है, तो सबसे अच्छा चीज़ यही है, एनर्जी से पहचानना ज़्यादा अच्छा है। ये चीज़ रखना कि टाउ 0 और थीटा बिटवीन एम एंड बी अगर 0 डिग्री है और टाउ भी 0 है तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो वो तो ठीक है। लेकिन अगर थीटा एम और बी के बीच में 0 है तो उससे पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है? मिनिमम आ रही है। इस फॉर्मूले से माइनस एम बी कॉस थीटा। निगेटिव आ रही है मतलब मिनिमम, मैक्सिमम मतलब पॉजिटिव आनी चाहिए। तो पॉजिटिव आने के केस में क्या हो जाएगा? कोई भी चीज़ अनस्टेबल होता है। बात समझ में आ गया? तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद वाला पार्ट करेंगे 4.25। देखिए एक ही क्वेश्चन में कितना टाइम लग गया। क्यों लग गया? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट था, पूरा कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन को सीखना बहुत जरूरी है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप टैकल करते हैं तो फिर आपके दिमाग में, ठीक है ना, दिमाग आपका इससे इंप्रूव होता है। अब देखिए 4.25, देखिए अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं। कोई सर्कुलर कॉइल है 20, ठीक है ना, एक सर्कुलर कॉइल है 20 टर्न है, रेडियस उसका कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना? इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। ठीक है ना? 0.10 का मतलब 0.1 टेस्ला। नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, तो जो बी का डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ बी बोला है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। ठीक है, तो नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल है। मान लो ये कोई कॉइल है, ठीक है, इसमें करंट मान लो ऐसे फ्लो हो रही है और बी का डायरेक्शन क्या है? इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसमें करंट इसमें फ्लो हो रहा है आई 5 एम्पियर। क्वेश्चन पूछा है ए टोटल टॉर्क, क्वेश्चन मार्क बी एफ, क्वेश्चन मार्क सी क्या हो जाएगा? एवरेज फोर्स। चलिए सी की बात हम बाद में करेंगे, पहले दोनों की बात करते हैं इसकी। तो देखिए टॉर्क जो पूछा है, तो टॉर्क क्या होता है? एम क्रॉस बी। एम और बी के बीच का एंगल देखिए पहले, सबसे पहले तो ये क्या है? कॉइल है, ये ऐसे है मान लो। ठीक है, अब बी इसके परपेंडिकुलर है, और अगर कॉइल ऐसे है, आपसे क्वेश्चन में यही बोला है कि बी इज नॉर्मल टू द कॉइल। तो बी का डायरेक्शन अगर नॉर्मल टू द कॉइल है, और आपको अच्छे से पता है किसी भी कॉइल में करंट अगर फ्लो होता है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉइल होता है। तो हम क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है करंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। अगर इसमें करंट ये नहीं बताया, तो ऐसे फ्लो हुआ तो ऊपर की तरफ, ऐसे फ्लो हुआ तो नीचे की तरफ। तो दोनों केस में बी, ठीक है ना,
और m के बीच में एंगल कितना बन रहा है इस केस में? इफ b इज नॉर्मल टू द कॉइल देन इन दैट केस क्या होगा? m ऑलवेज नॉर्मल टू द कॉइल। अब b का जरूरी नहीं है कि हो सकता है वो इस डायरेक्शन में हो, m उस डायरेक्शन में हो, ठीक है, वो भी नॉर्मल ही है। तो या तो फिर यहाँ थीटा क्या बन जाएगा? 0 डिग्री और 180 डिग्री। तो टॉर्क क्या आ जाएगा? 0। बात समझ में आ रहा है ना ये चीज? हमने क्या बोला, अगर कॉइल ऐसे है मान लो और उसके नॉर्मल क्या बी है, तो बी उधर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो कंफर्म है कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, या उधर होगा या उधर होगा। तो ईच एंड एवरी केस में बी और एम और बी के बीच में या तो 0 आएगा या तो 180 डिग्री आएगा। उस केस में टॉर्क की वैल्यू 0 आ जाएगी। फोर्स क्या होगा? टॉर्क 0 हो गया तो फोर्स भी 0 ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? या आइडियल फोर्स क्या होता है? आई एल क्रॉस, ठीक है ना, बी, ठीक है। तो एल और का आई एल ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो आई एल के कारण मैग्नेटिक मूवमेंट ऊपर की तरफ, ठीक है ना, वही होता है सीधे आई एल के बीच और बी के बीच में एंगल देखना है आपको, ठीक है। तो ईच एंड एवरी केस में रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाएगा, ऐसे समझ लो। या टॉर्क अगर 0 है तो फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा। इस बेसिस पे आप बोल सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि टॉर्क अगर 0 है मतलब नेट फोर्स 0 है, ठीक है। आप देखिएगा इसमें थर्ड पॉइंट बोला है सी पॉइंट। सी पॉइंट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो कोई कॉइल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है, इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिए तो कॉइल के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स कितना लग रहा है। तो एवरेज फोर्स पूछा है तो इलेक्ट्रॉन पे पूछा है तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, तो चार्ज और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्यू वी क्रॉस बी लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ई वी बी मैक्सिमम फोर्स, ठीक है। अब ये जो v है ना उसको v ना लिख के vd लिखो, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन जो होगा, ठीक है ना, ऑन एवरेजली क्या होगा, वो v स्पीड से मूव करेगा, तो उसको हम ऑन एवरेज उसको हम स्पीड को नाम देंगे ड्रिफ्ट स्पीड। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ करंट? अगर हम बात करें तो आई, अगर जो फ्लो ऑफ करंट है वो टोटल पूरे वॉल्यूम में जो फ्लो ऑफ करंट होता है उसको कैसे निकालते हैं? आई बराबर क्या आता है? क्यू बराबर एन ई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? यहां से करते हैं, ठीक है, Q बराबर एन इंटू ई पूरे वॉल्यूम में। तो पूरे वॉल्यूम में अगर निकालना हो तो एरिया इंटू, ठीक है, और Q बराबर क्या होता है? आई इंटू टी, आई इंटू टी, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? एन ई ए वी डी अपॉन में टी। अब देखिए ये एक्चुअली में एक्स डी होता है, क्या होगा? एक्स डी मान लो, ठीक है। Q बराबर एन ई एरिया इंटू, मान लो कोई ये वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और ये लेंथ एल है, तो ये क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम एल इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसी तरीके से हमने ये एक्स मान लो, लेंथ इसका एक्स मान लो, तो उस हिसाब से पूरे वायर का वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ और टोटल चार्ज इन पूरे कंटेनर में एन, अगर मान लो एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्यू को क्या लिख सकते हैं? आई इंटू टी। आई बराबर क्या हो जाएगा? टी नीचे चला जाएगा, ये एक्स डी अपॉन टी को क्या लिख सकते हैं? वी डी। तो ये हम बस फार्मूला आपको निकाल के दिखा रहे हैं, ये होता है। तो आई बराबर कैपिटल आई लिख दो, एन ई ए वी डी होता है। तो यहाँ से अगर हम वी डी निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ आई, तो आई बटे एन ई क्रॉस सेक्शन एरिया, और यहाँ पे जो एन है वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब क्वेश्चन में भी कुछ कुछ दिया हुआ है आपसे, जो सी पार्ट पूछा है उसमें फोर्स पूछा है, तो हम क्या करेंगे? ई वी डी की वैल्यू क्या लिखेंगे? आई बटे एन ई ए, और बी की जगह पे बी ही रहने दो। ये ई से ई कट गया तो क्या बचा? आई बटे एन ए ऊपर बी, ठीक है। अब जो जो वैल्यू दिया वो रख देंगे। आपके पास बुक है तो ठीक है, देखिएगा करंट की वैल्यू हमको कितनी दी थी? फ्लो ऑफ करंट 5 एम्पियर, ठीक है ना, इसमें हमने लिखा है 5, कितना? मैग्नीट्यूड 0.1 टेस्ला। नीचे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम क्वेश्चन में ही दे रखा है 10 की पावर 29,
तो जो n की वैल्यू दे रखी थी 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब का, मीटर पे -3 का मतलब ये हुआ कि पर मीटर क्यूब ये दे रखा है। तो 10 की पावर 29 और एरिया क्या हो जाएगा, एरिया आपको दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दे रखा है, ए की वैल्यू 10 की पावर में -5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सारा वैल्यू रख दिया, अब सॉल्व कर देना है, बस हो जाएगा। ठीक है, हमको काम क्या था, बस बताना कि कैसे सॉल्व करना है। F बराबर ऑन फोर्स ऑन किसके पूछा था, एवरेज फोर्स ऑन द ईच इलेक्ट्रॉन इन द कॉइल। ठीक है, तो कॉइल के अंदर जो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उस पर जो फोर्स निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल पे इन प्रेजेंस ऑफ फील्ड कौन सा फॉर्मूला होता है, क्यू वी क्रॉस बी। बात समझ में आ रहा है ना, करंट नहीं बोला, चार्ज। तो चार्ज के लिए क्यू वी क्रॉस बी, इसी से वो आईबीएल भी आया था, मैंने प्रूफ करके दिखाया था लेक्चर में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ई बी डी बी, बी डी इसको टर्म्स में चेंज कर दिए, वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको हमने यहाँ से क्यू बराबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पूरा यूनिट वॉल्यूम में देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन ई, क्यू बराबर एन ई होता है चार्ज। अगर आपको भूले तो मैं यहाँ लाया हूँ, यहाँ पे देखिए, क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई होता है टोटल चार्ज। अब पूरे वॉल्यूम में अगर निकालेंगे टोटल चार्ज तो पूरे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और पूरा लेंथ ऑफ वायर क्या होता है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम, इतने वॉल्यूम में इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, इतना इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू टोटल वॉल्यूम। अब यहाँ से Q को I इंटू टी लिख दिया, T को नीचे लाया, x अपॉन टी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। अब यहाँ से Vd की वैल्यू I के टर्म में ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी इस फॉर्मूले में, और जो जो कटना था कट गया, जो वैल्यू थी वो दी थी रख दी है। ठीक है, यहाँ n याद रखिएगा स्पेशली, ये n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट दी हुई है, रख दिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिनिश हो गया 4.25। अभी मेरे पास 3 क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट। ठीक है, पहले क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया, क्यों लग गया, क्योंकि वो आपको सिखाना था अच्छे से। सोलेनॉइड ऑफ 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हैज 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग 300 टर्न्स ईच। ठीक है, सोलेनॉइड का लेंथ दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, इतना बड़ा है सोलेनॉइड, एंड रेडियस दिया हुआ है उसका। ठीक है, सोलेनॉइड कैसा होता है, ठीक है ना, ऐसे मान लो ये 60 सेंटीमीटर है, और ये जो एक है उसका रेडियस दिया हुआ है, ये जो सर्कुलर में है ना, उसका रेडियस कितना दिया हुआ है, पूरा समझ में आना चाहिए। ठीक है ना, जो भी चीज़ें लिखो। एंड 3 लेयर ऑफ वाइंडिंग दिया हुआ है 300 टर्न्स ईच, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, 300 और इंटू 3, ड्यू टू 3 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग एंड इन ईच लेयर एंड 300, तो टोटल एन कितना हो जाएगा, 3 इंटू यानी कि 900। अब उसमें क्वेश्चन क्या बोला है, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज ऑफ मास 2.5 kg लाइज इनसाइड। देखिए, इसी के अंदर कोई वायर है, ठीक है, वो उसका लेंथ कितना है, 2.5 2 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, 2 सेंटीमीटर कोई लॉन्ग वायर है, इसी के अंदर है सोलेनाइड के, 2 सेंटीमीटर 2.0 सेंटीमीटर का कोई लेंथ का वायर है, जिसकी वेट कितनी है, मास कितनी है इसकी, इसका मास जो है वो 2.5 ग्राम है। ठीक है, अब कह रहा है कि लाइज इनसाइड द सोलेनाइड नॉर्मल टू द एक्सिस। तो एक्सिस क्या होती है सोलेनाइड की, जो सेंटर से, जो भी ये सर्कुलर पार्ट है ना, उसके सेंटर से जो लाइन जाती है वही एक्सिस, उसी एक्सिस पे, तो हमने एक्सिस के अलॉन्ग ही उसको बना दिया वायर को। ठीक है, यहाँ से कहीं से इसको टाइट किया गया है, किसी ऐसे मान लो कहीं टाइट किया गया है 2 सिरों पे। उसके बाद से नॉर्मल टू द एक्सिस, बोथ द वायर and the axis of solenoid are the horizontal plane, okay, and the wire is connected through the lead parallel to the axis। किसी लीड से कनेक्ट किया गया समझ लो, ठीक है ना, मन में समझ लो कि वो चीज कनेक्टेड है कहीं। ठीक है, connected through the lead parallel to the axis of the solenoid to an external battery। यहाँ से ये, ठीक है ना कहीं से ये बैटरी से कनेक्टेड है, ऐसे समझो। ठीक है, एक्सटर्नल बैटरी, ओके। बाई द सप्लाई ऑफ, उसमें करंट कितने का दे रहा है, 6 एम्पियर। तो इसमें जो फ्लो हो रहा है करंट, उसमें 6 एम्पियर, कितने का, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है बैटरी से जो कनेक्टेड है इसके दोनों ही
उसमें जो करंट है वो आई जो है वो 6 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो सवाल समझना है बस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट इन द वाइंडिंग ऑफ द सोलेनॉइड कैन सपोर्ट द वेट ऑफ द वायर। ठीक है, क्या बोला है, व्हाट द वैल्यू ऑफ करंट विथ एप्रोप्रिएट सेंस ऑफ कैलकुलेशन the wire is connected to the two lead of the parallel external battery, supply current 6 ampere. What is the value of current in the winding of the solenoid can support the weight of the wire। ठीक है, देखिए एक मिनट, हाँ देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन करेंगे हम। देखिए तो इसमें क्या होगा, ये है, ये वायर है ना जिसका 2 सेंटीमीटर लेंगे, जिसकी मास कितनी है 2.5 ग्राम है, हम क्या करेंगे उसका जो वेट है mg वो किसको बैलेंस करेगा, इसमें जो फ्लो ऑफ करंट है उसमें एक और फोर्स लगेगा, कौन सा, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, आई एल बी साइन थीटा। अब देखिए बी जो होगा वो क्या होगा, ड्यू टू सोलेनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा होगा, मान लो इसमें जो करंट फ्लो हो रहा होगा उसकी वजह से जो बी होगा वो अलोंग द एक्सिस ऑफ ये होगा, और जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस है इसके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई एल बी साइन 90 डिग्री आ जाएगा एल और बी के बीच में। ठीक है ना, तो देखिएगा, तो वहां पे हमको क्या करना है, ड्यू टू मैग्नेटिक, ठीक है ना, इम्प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दो तरह का फोर्स होगा, एक mg जो होगा वो आई एल बी को बैलेंस करेगा, फोर्स ऑन दिस वायर इज बैलेंसिंग टू द दिस, ठीक है ना, वेट ऑफ द वायर, वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी और आई एल बी। अब b क्या होगा, ड्यू टू सोलेनॉइड, तो ये I क्या होगा, देखिए इसमें फ्लो ऑफ करंट कितना है 6 एम्पियर, कितना है 6, लेंथ कितना उसका 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10 की पावर -2। बी जो होगा वो ड्यू टू सोलेनॉइड होगा, तो सोलेनॉइड का जो बी होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट एन इंटू आई। ठीक है ना, ये इसको हम डैश मान लेते हैं। ठीक है, ये आई जो है वो ये वाला है 6 एम्पियर, जो इसमें इसके 2 पॉइंट पे कनेक्टेड है ना, बैटरी से सप्लाई जा रही है। तो देखिएगा अब 6 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -2, सेंटीमीटर में किया इसको तो 10 की पावर -2 से, मतलब मीटर में किया था 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई 10 टू द पावर -7। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स कितने भाई 900, और लेंथ कितना है इसका 60 सेंटीमीटर है, तो 0.6 मीटर कर दीजिए इसको, पर यूनिट लेंथ मतलब एन जो होता है इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न अपॉन में एल होता है, तो उसके हिसाब से ये हो गया। और आई डैश यही निकालना है कितना सोलेनॉइड का करंट है, और ये मास कितना है इसका 2.5 ग्राम है, तो 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके किलो में कर दीजिए, और जी की वैल्यू 9.8 कर दीजिए। अब इस वैल्यू को इक्वेट करके ये जो इक्वेशन आया है यहाँ से हम क्या करेंगे, आई डैश निकाल लेंगे। आई डैश इज अ फ्लो ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड। ठीक है ना, तो ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, ड्यू टू मैग्नेटिक इंप्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स ऑन दिस करंट इज आई बी एल। ठीक है ना, वो आई बी एल किसको बैलेंस करेगा, वेट ऑफ द वायर को। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्सेप्ट लगा एम जी बराबर आई एल बी, ये आई क्या है, फ्लो ऑफ करंट इन द वायर कितना 6 एम्पियर, और बी किसका निकला, सोलेनॉइड के एक्सिस पे। ठीक है ना, ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन सोलेनॉइड, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड ऑन द एक्सिस ऑफ दिस कितना आ रहा है, उसको हम लिखेंगे म्यू नॉट एन आई, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न पर, ठीक है ना, यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न कितना था 900 था, और पर यूनिट लेंथ कितनी थी सोलेनॉइड की 60 सेंटीमीटर, डिवाइड कर दिया 60 सेंटीमीटर को मीटर में 0.6, और आई डैश क्या है, फ्लो ऑफ करंट इन द सोलेनॉइड, ना कि दिस। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम देखते हैं 4.27। ठीक है ना, ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, फिर वो कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है ना, इतना मैं मान के चल रहा हूँ कि कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ये बड़े बड़े क्वेश्चन इस तरह से नहीं होंगे, कैलकुलेशन हमेशा सॉल्व आसान वाले आएंगे एग्जाम में। ठीक है ना, कॉम्पिटिशन में नहीं आएंगे तो क्या दिक्कत है, तरीका आपको पता होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर है, द रेजिस्टेंस कह रहा है कि 12 ओम है। ठीक है, फिर कह रहा है कि एंड द मीटर शो द फुल स्केल डिफ्लेक्शन, कह रहा है 3 मिली एम्पियर
हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इनटू वोल्ट मीटर ऑफ द रेंज ऑफ, देखिए कह रहा है कि शुरू में गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है आर जी, कितना दिया हुआ है 12 ओम। फिर कह रहा है द मीटर शोज द फुल डिफ्लेक्शन करंट जो है वो, ठीक है ना, आई जी करंट कितना दिया हुआ है 3 मिली एम्पियर, ठीक है। फिर कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट द वोल्ट मीटर टू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 टू, तो देखिए ये क्या है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, स्केल डिफ्लेक्शन कितना है 3 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर का इतना है। अब गैल्वेनोमीटर को और, ठीक है ना, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर वी यूज, ठीक है ना, रेजिस्टेंस, ठीक है ना, कैसा हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मान लो ये कोई गैल्वेनोमीटर है, अब इसमें हम सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है, मान लो ये कोई गैल्वेनोमीटर है, इसमें हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अब करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें, फुल स्केल डिफ्लेक्शन 3 मिली एम्पियर, ठीक है। तो चलते हैं देखते हैं V इक्वल टू क्या हो जाएगा, और देखिए आपको जब वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपसे बोला है G टू V में, और V में जो आना है उसमें उसका 0 टू 18 वोल्ट होना चाहिए, इस रेंज का वोल्ट मीटर आना है। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन के केस में मैक्सिमम वोल्ट मीटर को कितना शो करना चाहिए, फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन यहाँ लिखना पड़ेगा ठीक है ना, वोल्ट मीटर शो मैक्सिमम वैल्यू, यानी V जो है वो 18 वोल्ट शो करेगा। तो V इक्वल टू क्या लिखेंगे, इसमें जो करंट फ्लो होगी मान लो वो I होगी कॉमन, ठीक है, इसमें भी वही होगी इसमें भी वही होगी, ठीक है, ये रेजिस्टेंस R है, तो आई जी, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, आर जी प्लस ये जो रेजिस्टेंस हमने जोड़ दिया वो सीरीज में इतना। अब ये जो मैक्सिमम जो वैल्यू ऑफ वोल्ट मीटर है वो कितनी है, ठीक है ना 18, और करंट कितना फ्लो हो रहा था फुल किसके क्रॉस, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस, शुरू में समझो सवाल में ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन है वो आई जी 3 मिली एम्पियर है। अब कह रहा है इसको गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट करो वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर कितना 0 टू 18 वोल्ट मीटर का, ठीक है ना, इतना ये रेंज है उसका। तो कह रहा है फुल स्केल डिफ्लेक्शन किसमें, गैल्वेनोमीटर को भी मैक्सिमम, सॉरी वोल्ट मीटर को भी मैक्सिमम कितना देगा वो 18 वोल्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, मान लिया कि पोटेंशियल उसका कितना है, ये V जो है वो 18 मैक्सिमम शो करना चाहिए। तो अब यहाँ पे V की वैल्यू किसके बराबर होगी, पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप इसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा IG इंटू आर जी, और इसके क्रॉस क्या होगा IG इंटू आर, क्योंकि IG जो सीरीज में है इसके साथ ना, इसमें भी वही करंट फ्लो होगी। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये IG है तो ये भी IG होगा, तो IG ब्रैकेट में लिख लिया RG प्लस R। अब ये IG की वैल्यू कितनी दी हुई है 3 माइनस 3 मिली एम्पियर को लिखेंगे तो 10 की पावर माइनस 3 लिखेंगे, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 3। आर जी की वैल्यू आपको 12 दे रखी है, ये आर आपको निकालना है, इसको नीचे ले आओगे या 3 से ये काट दो, 3 छक 18, ये नीचे आएगा तो 6 बटे 10 की पावर माइनस 3 इज इक्वल टू ये 12 प्लस आर, तो क्या हो जाएगा आर प्लस 12 इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 की पावर प्लस 3, ये हो जाएगा 6000 आर प्लस 12। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 6000 माइनस 12, 5 9 और ये 8 8, इतना ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ दोगे किसके गैल्वेनोमीटर के, तो ये क्या हो जाएगा वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में यही बताना था, ठीक है। अब हाउ विल यू कन्वर्ट द वोल्ट मीटर, ओके हम क्या करेंगे, वी टेक अ वन रेजिस्टेंस ऑफ 5988, ठीक है ना, कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ दिस गैल्वेनोमीटर, देन दिस गैल्वेनोमीटर converted into voltmeter having the range is 0 to 18 means showing the maximum value of 18 volt, okay, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन दिया है, बस अब की बार क्या करना है अमीटर में कन्वर्ट करना है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ है RG 15 ओम, ठीक है, एंड द मीटर शोज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन IG दिया हुआ है 4
मिली एम्पियर, ठीक है, इसको लिखेंगे 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर। फिर उसके हाउ विल यू कन्वर्ट द मीटर इंटू एमीटर, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाना है। गैल्वेनोमीटर से एमीटर में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर बना दीजिए यहाँ पे, मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है और एमीटर में जाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा RS नाम का, ठीक है। अब इसमें जो करंट मान लो IG, ठीक है ना, और इसमें जो करंट फ्लो होगी वो जो भी फ्लो होगी मान लो इसमें I एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे I ना मान के ऐसे समझो। अब हमको क्या करना है, एमीटर को मैक्सिमम कितना, क्वेश्चन में बोला है आपको हाउ विल यू कन्वर्ट द एमीटर रेंज, और एमीटर रेंज दिया हुआ है 0 to 6 एम्पियर, यानी कि एमीटर का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 6 एम्पियर। तो मान लेते हैं यहाँ से I एम्पियर की करंट जो जा रही है वो ये एमीटर में कन्वर्ट हो चुका, कैसे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हमने शंट लगाया तो अब ये क्या हो गया, ये एमीटर बन गया, ठीक है। तो अब ये एमीटर में 6 एम्पियर की करंट मैक्सिमम है, कितना, 6 एम्पियर फ्लो हो रही है। तो अब इसमें अगर IG जा रही है तो इसमें कितनी करंट जाएगी, I माइनस IG, इसमें, इस वाले में। अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है वो इसके पैरेलल में है, तो इसमें जो पोटेंशियल होगा और इसमें जो पोटेंशियल होगा वो दोनों सेम होगा। तो हम क्या करेंगे इस केस में, V अक्रॉस, ठीक है ना, गैल्वानोमीटर इज इक्वल टू V अक्रॉस शंट, ठीक है। अब V अक्रॉस गैल्वेनोमीटर कैसे निकलेगा, इसका रेजिस्टेंस, इसका करंट, इसका रेजिस्टेंस कितना है, इसका करंट इंटू RG, और इसमें जो फ्लो हो रहा है करंट वो कितना है I माइनस IG, और इसका रेजिस्टेंस कितना है RS। अब ये IG की वैल्यू कितनी है, जो गैल्वेनोमीटर में इसमें जो करंट जा रही है और गैल्वेनोमीटर का करंट आपको खुद ही दे रखा था कितना, 4 मिली एम्पियर, 4 इंटू 10⁻³ और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया है 15 में। और ये I मैक्सिमम करंट कितना जा रही है, एमीटर का काम है मैक्सिमम रीडिंग 0 to 6 एम्पियर का ना, तो मैक्सिमम कितना डिफ्लेक्शन देगा, देखो जब IG गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन दे रहा है तो एमीटर का भी फुल लेना है, तो फुल कितना है उसका 6, IG कितनी है 4 इंटू 10⁻³ और RS कितना है, RS ही तो बताना है कि कितना हम शंट रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे। तो अब ये कितना हो गया 15 चौके 60 और ये बटे में 1000 कर लो, ये 10⁻³ से नीचे जाके 10⁻+3 1000 और ये 6 माइनस ये 4 बटे 1000 कर लो बड़े RS। अब इसमें ठीक है ना डिवाइड, इससे इसको डिवाइड करोगे 1000 से 0 पॉइंट, ये कितना आ जाएगा 0.060, ठीक है, और इज इक्वल टू ये कितना आ गया 6 माइनस, इससे डिवाइड करोगे तो देखो 3 जीरो है तो पॉइंट के बाद 3 नंबर आना चाहिए, 0.004 और इंटू RS कितना आ जाएगा 0.060 और ये 6 में से ये घटाओगे तो कितना आ जाएगा 5.0 था, यहाँ में 10 में से 4 गए तो यहाँ 6 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ पे 9 बचा। अब ये डिवाइड का 10 में 3 अंक ये घट गया 60/5996, इतना ओम का रेजिस्टेंस आप जोड़ दोगे किसके, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में, तो ये जो है जो एमीटर में कन्वर्ट हो गया और इसकी रीडिंग मैक्सिमम कितना लेगा, जब गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन 4 एम्पियर का देगा तो उस केस में एमीटर 6 एम्पियर डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर टोटली कन्वर्ट हो चुका है एमीटर में। आपको पूछा है कि हाउ टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले ये फिगर बनाना है, गैल्वेनोमीटर कन्वर्टेड टू एमीटर, फॉर गैल्वेनोमीटर कन्वर्टिंग इन एमीटर वी यूज द शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर, इन दैट केस वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस शंट, ये दोनों वोल्टेज को बराबर कर दीजिए। अब टोटल एमीटर में कन्वर्ट हो गया तो टोटल एम्पियर जो है वो 6 एम्पियर जो है वो एमीटर मेजर कर रहा है इन केस मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर कितना है 4 मिली एम्पियर। तो अब बस आपका सवाल हो गया, इसमें 6 जा रही है टोटल, यहाँ पे 4 मिली एम्पियर आ गया तो बचा कितना 6 माइनस 4 मिली एम्पियर यहाँ आ गया, यानी I माइनस IG, इसका ड्रॉप निकालिए, इसका ड्रॉप जैसे ये किया IG इंटू RG I माइनस IG, यहाँ से RS निकाल लीजिए, बस RS की वैल्यू बता दीजिए, इतना ओम का रेजिस्टेंस। RS हमेशा क्या होता है लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इसको आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर के तो ये पूरा सेटअप एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, ठीक है ना। लेक्चर
अब फिनिश हो गया, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। ओके, बाय बाय।